हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग बात करेंगे मिस्टर राज परियार सर से, जो कि डिजिटल गुरुकुल के फाउंडर एंड सीईओ हैं और एशिया में वन एंड ओनली पर्सन हैं जिनके पास डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर डॉक्टरेट किए हुए हैं, पीएचडी किए हुए हैं फ्रॉम यूएसए। और अभी आज हम लोग बात करेंगे थोड़ा बहुत डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर। और रिसेंटली उन्होंने अपना एजुकेशनल बेस्ड मेटावर्स कॉइन जो कोबेक कॉइन के नाम से लॉन्च किए हुए हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे। हम लोग आज जानने की कोशिश करेंगे थोड़ा बहुत कि एक्चुअली मेटावर्स क्या होता है, डिसेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी क्या होता है, क्रिप्टोज वगैरह, एनएफटीज वगैरह कैसे मेटावर्स के साथ एक्चुअली रिलेटेड हैं, और इन सब चीज़ों के ऊपर थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करेंगे। और बहुत सारा वैल्यू आज इस वीडियो में ऐड करने की कोशिश करेंगे, जाते हम लोगों को फ्यूचर में अपने लाइफ में इस सब से बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल पाए और हम अपने लाइफ को और भी अच्छे से आगे लेके जा पाए। तो वेलकम सर, वेलकम राज सर हमारे इस चैनल पे, और थैंक्स फॉर एक्सेप्टिंग आवर वीडियो पॉडकास्ट इनविटेशन। तो मैंने आपके बारे में सर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया कि आप सालों से डिजिटल गुरुकुल के साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बड़ा आपका टीम है और वन एंड ओनली एंड लीडिंग इंस्टीट्यूट है डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर, ठीक है। तो और रिसेंटली मेरा जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है एक्चुअली आपका जो मेटावर्स कॉइन है, कोबेक कॉइन जो है, उसके ऊपर। तो सर मैं आपसे फर्स्ट जो एक चीज़ जानना चाहता हूँ, ये डिसेंट्रलाइज्ड और सेंट्रलाइज्ड जो सिस्टम है, इसके बारे में आप मुझे थोड़ा सा बताइए कि डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी एक्चुअली क्या होता है। First of all, thank you, Pritam, for inviting me for your session and आपके सारे सब्सक्राइबर्स के साथ डिस्कशन करने के लिए। एंड आई थिंक ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैं बहुत सारी चीज़ों के बारे में खुल के लोगों से डिस्कशन कर सकता हूँ। और आपने बहुत सारी चीज़ें अभी रखी यहाँ पे, डिसेंट्रलाइजेशन, क्रिप्टो करेंसीज, डिजिटल मार्केटिंग, ब्लॉकचेन, ठीक है। सो मैं एक एक करके जो है इसके ऊपर थोड़ा बहुत सारे ऑडियंसेस उसको ब्रीफ करना चाहूँगा। इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो ये जितने भी टर्म्स हैं बहुत सारे लोगों के लिए नहीं है, ठीक है। सो अगर हम एक कॉमन पर्सन की बात करें तो उनको नहीं पता है डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, ब्लॉकचेन क्या होता है, एनएफटीज क्या होता है। न्यूज़पेपर में कभी पढ़ा हुआ है कि अच्छा ये चीज़ें पढ़ी हुई है हमने यहाँ पे, ये हमने आर्टिकल पढ़ा है, उनको लग रहा है कि ये फ्यूचर है, मतलब देयर इज़ अ बज़वर्ड गोइंग ऑन, बट किसी को पता नहीं एग्जैक्टली ये बैकएंड में वर्क कैसे करता है, ठीक है। सो हमारी बात करें, हमने जब ही हमारा क्रिप्टो प्रोजेक्ट लॉन्च किया, हमारे टीम के साथ भी यही इशू था कि ज़्यादा किसी को इतना इनडेप्थ चीज़ें पता नहीं थी। तो हमारी टीम ने रिसर्च करी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर कि हम क्या बेस पे हमारा क्रिप्टो प्रोजेक्ट लॉन्च कर सकते हैं। एंड फिर बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आई जैसे डिसेंट्रलाइजेशन है। एक कॉमन सी बात करें, डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। सो डिसेंट्रलाइजेशन इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ सेंट्रलाइजेशन। फॉर एग्जांपल, अगर आप घर पे हो, एक पे नॉर्मल एग्जांपल देता हूँ, तो घर के जो भी डिसीजन होता है, ठीक है, ट्रेडिशनली क्या होता था, एक मुखिया लिया करता था घर का सारा डिसीजन, जो सबको फॉलो करना पड़ता था, जो सही है गलत है, बट कहीं ना कहीं वो डिसीजन सेंट्रलाइज होता था। नाउ इमेजिन करो, ये तो एक छोटा सा घर है, अगर आपको समझो कि पूरी दुनिया के डिसीजन लेने हैं, पूरी दुनिया की करेंसी हैंडल करनी है, तो अभी क्या हो रहा है कि देयर आर सम सेंट्रलाइज इंस्टीट्यूशन, कि एक पर्टिकुलर बैंक ने ये चीज़ बोल दी या तो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन ने चीज़ें बोल दी, तो सब लोगों को इसको मानना पड़ता था। बट अगर हम देखिए लास्ट 10-15 साल में जो हिसाब से फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन और फिनेंशियल कंडीशन जो है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन की जो इम्पैक्ट हुई है ड्यू टू मैनी क्राइसिस। अगर आप 2007 का लेमन ब्रदर का पूरा एक आप देख लीजिए, सारी चीज़ें जो हुई थी जिसके कारण पूरी ग्लोबल इकोनॉमी जो है इस पर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आया था। बहुत सारे जो कॉमन रिटेल इन्वेस्टर्स थे उनके पैसे चले गए थे। अभी आप रिसेंटली देख लीजिए, बहुत सारी बैंक्स जो कोलैप्स हो गई थी। अभी इसके अंदर जो है एज अ कॉमन पर्सन मैं देखता हूँ कि यार जो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन में भरोसा कर रहा हूँ वहाँ पे मेरा पैसा सेफ है कि नहीं है, ठीक है। ये जो मुझे जो विचार आता है, इससे दुनिया में बहुत सारे लोगों को ऐसा विचार आया कि क्यों एक पर्टिकुलर फिनांस या तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो है एक पर्टिकुलर एंटिटी के पास होने चाहिए। वाई कांट इट कैन बी एवरीवन, जैसे प्रीतम आप हो गए, मैं हो गया, हमारे पास डिसीजन हो, ठीक है, जो कहीं ना कहीं
सेफ हो, सिक्योर हो, ट्रांसपेरेंट हो। मुझे पता होना चाहिए कि पैसा कहाँ है, क्या डिसीजंस लिए जा रहे हैं। सो वहाँ पे कहीं ना कहीं डिसेंट्रलाइजेशन जो है वहाँ पे आते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब पावर और डिसीजन, ये सारी चीज़ें आपके और हमारे बीच में होती है। ये एक्चुअली बहुत फंडामेंटल बेस है डिसेंट्रलाइजेशन का। तो आज हम जितने भी क्रिप्टो करेंसीज देख रहे हैं, आप बिटकॉइन ले लीजिए, आप लाइट कॉइन ले लीजिए, या तो कोई भी आप क्रिप्टो करेंसी ले लीजिए, ये सारी बेसिकली डिसेंट्रलाइज बेस्ड है। ठीक है। सो जहाँ पे ना तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हो, ना तो मैं उसको कंट्रोल कर सकता हूँ। ये सारी डिसेंट्रलाइज है। इट मीन्स कि हम जैसे बहुत सारे लोग उसको कंट्रोल कर रहे हैं, कोई सेंट्रल एंटिटी उसको कंट्रोल नहीं कर रही है। सो यही फ्यूचर है आने वाले कहीं ना कहीं सालों का। अगर हम देखिए टेक्नोलॉजी 15-20 साल पहले क्या टेक्नोलॉजी थी, आज 2022 में कोविड के बाद जो टेक्नोलॉजी आ रही है, ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन, उसके बाद ब्लॉकचेन। तो जैसे हम डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं तो ये कैसे होगा, तो फिर ब्लॉकचेन से होगा। तो अगर ब्लॉकचेन से हो रहा है तो फिर अलग अलग इंडस्ट्रीज में क्या होगा, तो फिर एजुकेशन इंडस्ट्री है, तो हम एजुकेशन इंडस्ट्री से है, तो हमारे इंडस्ट्री के अंदर ये चीज़ कैसे ट्रांजेक्शन होगी, तो फिर हमारा प्रोजेक्ट आ जाता है, क्यूबिक आ जाता है। सो ये ऐसे स्लो स्टेप बाय स्टेप चीज़ें कहीं ना कहीं आप इसके अंदर इन्वॉल्व होते रहते हो। सो दिस इज हाउ, एकदम मैंने सिंपल भाषा में ये चीज़ें आपको और आपके व्यूअर्स को ब्रीफ करी। तो जैसे सर, अगर मैंने जैसे समझा कि डिसेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी आप बोलना चाह रहे हो कि दैट इज ए ऑपोजिट ऑफ सेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी, मतलब ऐसा कोई बीच में ऐसा कोई पर्सन नहीं है जो सब चीज़ों को ट्रैक कर सके, सेंट्रल कोई अथॉरिटी नहीं है। तो सर कुछ दिन पहले भी ऐसे कुछ क्वेश्चंस, ऐसे कुछ न्यूज़ आए थे कि क्रिप्टो करेंसी वॉलेट से क्रिप्टोज जो है चोरी हो जा रहे हैं, पर इसका कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। एक्चुअली हम लोग न्यूज़पेपर में पढ़े हैं, और ये सब चीज़ों के ऊपर जो बहुत सारे यूज़र फेस हैं। बेसिकली मैं अगर अपने बारे में बात करूँ, मेरे जो कुछ फ्रेंड्स हैं जो लोग क्रिप्टो करेंसी में जस्ट इन्वेस्ट करना चालू किए थे, और पिछले 1 साल से भी मैं भी जस्ट स्टार्ट किया हूँ, पर जैसे ही मुझे ये सब चीज़ें नज़र में आई तब थोड़ा मन में डर होता है आदमी का। ठीक है, जैसे अभी SIP जो है, LIC जो है, स्टॉक मार्केट में भी अभी भी लोग डरते हैं। हमारा क्रिप्टो करेंसी तो अभी बहुत दूर है कुछ लोगों के लिए। तो सर ये एक्चुअली अगर कोई सेंट्रल अथॉरिटी अगर नहीं है, तो अगर कहीं से अगर ऐसा कुछ चोरी होता है, इसका ऑथेंटिसिटी क्या है, और अगर बाई चांस ऐसा कुछ होता है तो उसको हम कैसे एक्चुअली रेक्टिफाई कर सकते हैं? मैंने जो इन्वेस्टर है उसके लिए कैसे वो सोचेगा कि नहीं हम इसमें सेफ हैं? ठीक है, आई थिंक ये बहुत सही सवाल पूछा प्रीतम आपने, और ये बहुत ही कॉमन कंसर्न है बहुत सारे इन्वेस्टर्स का, कि हमारे वॉलेट है, तो वॉलेट से अगर कोई चीज़ें चली जाती है, या तो वहाँ से अगर कोई पैसा निकल जाता है, ठीक है, सो हमारा पैसा सेफ है क्या? ठीक है। सो आप सभी लोगों को ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि हर एक इंस्टीट्यूशन, वेदर इट्स अ सेंट्रलाइज और अ डिसेंट्रलाइज, उसके प्रोस एंड कॉन्स दोनों चीज़ है। अगर हम बात करें सेंट्रलाइज इंस्टीट्यूशन का, तो ये तो बहुत वर्षों से चली आ रही है, 100 साल, 200 साल, 500 साल से। बैंक्स हो गई, ठीक है, जो अपने रूल्स रेगुलेशन के थ्रू पूरी इकोनॉमी गवर्न कर रहे हैं। डिसेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये कुछ ही साल हुए हैं जिसको आए हुए हैं, और कुछ ही सालों में इतना मार्केट कैप इनका हो गया है, इतने एडॉप्शंस हो गए हैं, और इतनी रैपिडली इसका एडेप्टेबिलिटी आ गई है कि आप अगर कंपेयर करें सेंट्रलाइज इंस्टीट्यूशन जो है उसके ग्रोथ का, और डिसेंट्रलाइज जो इकोसिस्टम है उसके ग्रोथ का, तो ये तो जस्ट अभी शुरुआत है। जैसे हम बात करें, कोई बेबी होता है, ठीक है, वो जस्ट अभी बॉर्न हुआ है, और वो जब बॉर्न होता है तो बहुत सारी गलतियां करता है, बहुत सारी मिस्टेक्स करता है, ठीक है, बट बेबी का जो इंटेंशन है वो सही है, वो आपको हार्म नहीं करना चाहता है, वो आपके भले के लिए है। सो ये कहीं ना कहीं हमको भी समझना पड़ेगा कि ये टेक्नोलॉजी डिसेंट्रलाइजेशन ऑब्वियसली ये अभी बहुत नए स्टेज में, अर्ली स्टेज में है, और इसका फ्यूचर आने वाले 50, 100 साल, 200 साल बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेंट है। तो जो भी अभी आप छोटे इंसिडेंट्स और ये इंसिडेंट बता रहे हो, ये इंसिडेंट डेफिनेटली ज़रूरी है ताकि लूप होल्स को फिक्स करा जाए, और जब ये लूप होल्स डेफिनेटली फिक्स होंगे, आगे जा जाके ये सिस्टम इतना पावरफुल और सिक्योर बन जाएगा, अल्टीमेटली वो आपके और हमारे भले के लिए है। और एट द एंड ऑफ द डे आप देखिए, लाइफ में कोई भी चीज़ है फुल प्रूफ नहीं होती है, ठीक है, हर एक चीज़ के अंदर कहीं ना कहीं एक इम्प्रूवमेंट होता है, बट एट द एंड ऑफ द डे अगर इनका इंटेंशन अच्छा है तो कहीं ना कहीं हम उस पर भरोसा करते हैं। सो दैट इज हाउ वर्क, नॉट ओनली विद द क्रिप्टो करेंसीज और अ ब्लॉकचेन और मे बी एनी अदर थिंग इनटू द वर्ल्ड, दुनिया के अंदर। एक्चुअली आपने जैसे एक बेबी का जैसे एग्जांपल दिया, ये बहुत ही एक मैं ऑडियंस के लिए बोलना चाहता हूँ, बहुत एक अच्छा एग्जांपल है
मैं बोल सकता हूँ कि ये करेक्ट एग्जाम्पल है, क्योंकि जब एक बेबी जन्म होता है, नॉट ओनली बेबी का इंटेंशन अच्छा होता है पर वो कुछ गलत कर बैठता है। खाली खाली बेबी नहीं, जो नए पेरेंट्स भी होते हैं उनको भी पकड़ लो, फर्स्ट बेबी है तो उसका एक्सपीरियंस नहीं है तो वो भी कुछ कुछ गलत करते हैं। तो जैसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में जैसे जो NFT बना रहे हैं, जो जैसे आप मेटावर्स का कॉइन जो इसका बात करेंगे, आप हम लोग भी इसमें क्या है, न्याय है। तो ऐसा हो सकता है कि जो मैन्युफैक्चरर है वो भी इनिशियली कुछ गलती करे, पर इन द लॉन्ग रन 1 साल 2 साल के बाद पूरा चीजें फुल प्रूफ हो जाएंगी। कॉइन भी अच्छे से चलेगा, वॉलेट भी अच्छे से चलेगा, जो मैन्युफैक्चरर वो भी अपना जो गलती है उसको सुधारने की कोशिश करता रहेगा। ये एक बहुत अच्छा मुझे लगता है आपने एग्जाम्पल बताया, इट्स रियली गुड एग्जाम्पल। तो अगर मैं सर डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी के बारे में तो समझा, जिसमें सेंट्रलाइज्ड का ऑपोजिट है, पर ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का एक्चुअल मतलब क्या है, अगर आप सिंपल भाषा में समझाओ। सी ब्लॉकचेन मतलब ये होता है जो एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, ठीक है। ब्लॉकचेन इज अ एंटायर नेटवर्क जहाँ पे देयर आर डिफरेंट ब्लॉक्स जो कहीं ना कहीं आपके ट्रांजैक्शन अप्रूव करते हैं। नाउ इंडिया के अंदर या पूरे वर्ल्ड वाइड आपने बात करें कि बहुत सारे ब्लॉकचेन नेटवर्क आपने कहीं ना कहीं सुने रहेंगे कि जैसे एक पॉलीगॉन का ब्लॉकचेन नेटवर्क है, ठीक है, एक पर्टिकुलर क्रिप्टो कंपनी का एक ब्लॉकचेन नेटवर्क है, एक बिनांस का है, एक इथेरियम का है। तो ये सारी कंपनीज है जिनके खुद के ब्लॉकचेन के नेटवर्क बने हुए हैं। मतलब ब्लॉकचेन मतलब समझ लो कि आपकी पूरी दुनिया, जैसे हम अभी पृथ्वी में रह रहे हैं, पृथ्वी के अंदर फॉर एग्जांपल प्रीतम दा आपकी ये पूरी पृथ्वी है, ठीक है, कंसीडर करो ये ब्लॉकचेन है। तो अभी आपने अपनी पृथ्वी के अंदर उसके क्या नियम रहेंगे, क्या रूल्स रहेंगे, क्या रेगुलेशन है, वो आपने डिफाइन कर दिया। प्रीतम ने बोला कि यार यहाँ पे ये कंट्री होनी चाहिए, यहाँ पे ये रिवर है, यहाँ पे ये ओशन है, यहाँ पे ये चीज़ें हैं, तो ये आपकी दुनिया है प्रीतम। तो जैसे आपकी दुनिया के कुछ अलग नियम है, एक देयर इज बेसिकली सैचुरन, तो ये एक अलग दुनिया है, एक अलग ब्लॉकचेन है जिसके अपने रूल्स और रेगुलेशन होते हैं। सो जब ब्लॉकचेन एकदम सिंपल भाषा में समझने की बात करते हैं तो ये अलग अलग ब्लॉकचेन नेटवर्क है। अभी प्रीतम ने बोला कि चलो ये मेरी दुनिया है, इसके अंदर मैं कंट्री बनाऊंगा, ये कंट्री के अंदर मैं ये डेवलपमेंट करूंगा, ये मैन्युफैक्चर करूंगा, जिसके कारण यहाँ पे रहने वाले लोगों का भला होगा, और अगर कुछ गलत होता है तो प्रीतम आपको पूरी चीज़ें मॉनिटर करने के लिए। तो ऐसे ही ये ब्लॉकचेन होता है। जैसे पॉलीगॉन का एक पूरा ब्लॉकचेन है, जैसे इथेरियम का ब्लॉकचेन है। तो ये सारे ब्लॉकचेन के अंदर बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं। जैसे हम कंट्री बोला आपने, इसके अंदर बहुत सारी कंपनीज आती है। कंपनीज बेसिकली अपने अपने एप्लीकेशंस बनाती है यूजर्स के लिए, और ये पूरा उसका जो बेस होता है वो एक पर्टिकुलर ब्लॉकचेन होता है, और इसी के आसपास ये पूरे ट्रांजैक्शन घूमते रहते हैं। अभी आप बोलोगे कि यार ये प्रीतम की दुनिया है, ये थोड़ी महंगी है, तो चलो हम एक ऐसी दुनिया बनाए जो थोड़ी सस्ती हो, जो सस्टेनेबल हो, ठीक है। सो ऐसे ही ब्लॉकचेन के अंदर है। जैसे एग्जांपल में दो की लोग जब बात करते हैं इथेरियम, तो इथेरियम एक ब्लॉकचेन की दुनिया है, बहुत अच्छी है, बट लोग बोलते हैं अरे बहुत महंगी है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत महंगा लगता है, अगर मुझे इधर से इधर आपको पैसे भेजने हैं तो बहुत महंगा है। तो फिर पॉलीगॉन आके बोलते हैं अरे यार ये तो बहुत महंगा है, चलो इसको फास्ट बनाते हैं। तो पॉलीगॉन ने एक अपना ब्लॉकचेन नेटवर्क इसके ऊपर क्रिएट किया, जिसके अंदर ट्रांजैक्शन बहुत सिंपल ईजी हो जाता है। सो ये ब्लॉकचेन बेसिकली एक कहीं ना कहीं आप मान के चले कि एक दुनिया है जहाँ पे बहुत सारे डेवलपमेंट, बहुत सारी इनोवेशंस कहीं ना कहीं इसके अंदर होती रहती है, बट अल्टीमेटली इसके अंदर कोई मैनिपुलेशन नहीं है। अगर मुझे प्रीतम को कोई चीज़ें भेजनी है, प्रीतम को मुझे कोई चीज़ें भेजनी है, प्रीतम को कुछ डेवलपमेंट करना है, मुझे कुछ डेवलपमेंट करना है, मुझे कोई एप्लीकेशन बनाना है, मुझे कुछ फिनांस के एप्लीकेशन बनाना है, मुझे कोई स्पॉटिफाई जैसा एप्लीकेशन बनाना है, मुझे अगर इलेक्शन कंडक्ट करवाना है, तो ये सारी चीज़ें मैं जो उसकी प्रोसेस होगी वो बेसिकली ब्लॉकचेन पे होगी। जैसे मैंने बताया आपकी प्रीतम की दुनिया है, तो प्रीतम की दुनिया में गाने अलग से प्रोसेस पे चलेंगे, उसके अंदर इलेक्शन एक अलग प्रोसेस पे होगा। तो ये जो प्रोसेस हम बात करते हैं ये सारी डिसेंट्रलाइज प्रोसेस होगी। यहाँ पे कोई सेंट्रल प्रीतम मैनिपुलेट नहीं कर सकता है। प्रीतम ये नहीं बोल सकते अरे नहीं यार ये ऐसा चीज़ें होना चाहिए, यहाँ पे सॉन्ग मेरे हाथ में ही कंट्रोल होना चाहिए, मैं जो चाहूँगा वही सॉन्ग यहाँ पे आना चाहिए। जैसे आपने रशिया में अगर आपने देखा रहेगा, रशिया और यूक्रेन के केस में, तो जब ये रशिया और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध हुआ तो बहुत सारी यूएस बेस्ड कंपनी जो सेंट्रलाइज थी उन्होंने अपने अपने कंपनीज का ऑपरेशन वहाँ से खींच लिए। जैसे हमने बात करें नेटफ्लिक्स हो गया, या तो स्पॉटिफाई हो गया, या तो बहुत सारी बड़ी बड़ी ब्रांड्स ने अपने ऑपरेशंस खींच लिए। नाउ इमेजिन करो कि कितना पावर है। ये सारी कंपनीज अगर एक साथ आपके वहाँ से चली जाती है तो आपके पास क्या रहता है? सही। सो दीज आर अ सेंट्रलाइज्ड थिंग।
इफ दैट वुड बी डिसेंट्रलाइज, तो कोई भी एक पर्सन डिसीजन नहीं ले सकता इसके बारे में। देयर वुड बी यू एंड मी वुड बी टेकिंग अ डिसीजन। तो मीन्स आप जो बोल रहे हो, मतलब जितने सारे पकड़ लीजिए, मैं अगर एक सिंपल सा एग्जांपल देने की कोशिश करूँ, अगर लीजिए बिटकॉइन है, ठीक है, तो बिटकॉइन का जो मैन्युफैक्चरर है, बिटकॉइन को जो कंपनी ने बनाया है, उसने अपना एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बना के रखा है। जितने भी सारे बिटकॉइन के ट्रांजेक्शंस होते हैं वो बिटकॉइन का जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर हो। एग्जैक्टली। तो अगर दूसरा कोई कंपनी सोच रही कि नहीं यार बिटकॉइन का भी बहुत वो हो गया है, बड़ा हो गया है, उसका चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं, ये है वो है, तो दूसरा एक कंपटीटर आता है, बोलता है कि हम भी करेंगे ऐसा सेम चीज़, पर हम यूज़र को और भी सस्ते दाम में देंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा भी मार्केट शेयर बढ़ेगा और हम अपने कंपटीटर को एक वो टक्कर देंगे। तो ऐसे आता है, इथेरियम आता है, फिर वो अपना ऐसा नेटवर्क बनाता है, फिर अपना काम करना चालू होता है। तो मतलब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज अ टेक्नोलॉजी दैट इज मे बी देयर ओन टेक्नोलॉजी। हर कंपनी का अलग अलग टेक्नोलॉजी है और वो टेक्नोलॉजी में कैसे वो काम कर रहा है वो उसके पास है। वो कैसे भी करे, ट्रांजेक्शन अप्रूव कैसे कर रहा है, कैसे क्या चार्जेस है, वो उसके ऊपर है। ओके, ये एक सिंपल सा चीज़ मुझे समझ में आया। मैं सोच रहा था कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक वन एंड ओनली टेक्नोलॉजी है जिसमें सब क्रिप्टो करेंसी एक साथ काम करते हैं। मैं ये सोच रहा था। ओके, तो सर अभी तो क्रिप्टो करेंसी तो एक्चुअली थोड़ा बहुत पॉपुलर हो गया है, ठीक है। जैसे बिटकॉइन जो है, आज से 10 साल पहले अगर किसी ने बिटकॉइन में अगर इन्वेस्ट किया होगा, ऐसा नहीं है किसी ने नहीं किया है, बहुत लोग करोड़पति अरबपति बन चुके हैं बिटकॉइन में इन्वेस्ट करके। तो अभी बिटकॉइन जो है थोड़ा बहुत पॉपुलर हो गया है, पर NFTs और मेटावर्स जो है ये थोड़ा सा फिर नया कॉन्सेप्ट आ रहा है ये अभी 1-2 साल में। तो सर NFTs और मेटावर्स, ये दोनों के चीज़ में एक्चुअली क्या डिफरेंस है? NFTs क्या है और NFTs मेटावर्स में कैसे रिलेटेड है एक्चुअली, इसके बारे में अगर थोड़ा सा बताएं। ठीक है। NFTs की बात जो है, मतलब अगर उसका फुल फॉर्म की बात करें NFTs, तो उसका फुल फॉर्म होता है नॉन फंजिबल टोकन। यस। नाउ नॉन फंजिबल होता क्या है? अभी जैसे मैं बात करूं कि प्रीतम है, ठीक है, प्रीतम के पास एक पर्टिकुलर कॉइन है, जो कॉइन रेयर कॉइन है, जो गवर्नमेंट ने पब्लिश किया है। गवर्नमेंट ने सिर्फ 100 कॉइन पब्लिश करे और प्रीतम के पास बेसिकली 100 में से कोई एक कॉइन है, ठीक है। तो अभी प्रीतम, आप मेरे को बताओ कि ये कॉइन की वैल्यू ओवर द 10 ईयर्स 20 ईयर्स क्या रहेगी? कि दुनिया में बस ये 100 ही कॉइन थे, उसमें से एक कॉइन प्रीतम के पास है, तो इसकी वैल्यू बेसिकली बहुत बढ़ेगी बिकॉज वो रेयर है। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल है दुनिया के अंदर की, कोई लिमिटेड एडिशन फोन आता है, कोई लिमिटेड एडिशन कार आती है, कोई लिमिटेड एडिशन बेसिकली बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं। सो दैट इज बेसिकली रेयर, कि यार ये मेरे पास ही है। जैसे पेंटिंग्स की हम बात करें, कलेक्टेबल्स की बात करें, ये मतलब रेयर है। अभी ये होता था फिजिकल फॉर्म में। ओके। अभी मान के चलिए डिजिटल फॉर्म में, डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर, ठीक है, कोई ऐसी चीजें है जो जिसके आप ही बेसिकली मालिक हो। अभी क्योंकि IPL आने वाला है, तो मैं क्रिकेट का एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को। आप लोगों ने, सब लोगों ने धोनी का जो बहुत ही फेमस 6 देखा था, जो वर्ल्ड कप में मारा था, ठीक है। युवराज सिंह के जो 6 सिक्सेस मारे हुए थे, जो सबको पता है। नाउ प्रीतम, इमेजिन करो कि वो मोमेंट आपके पास आ जाए, कि वो जो 6 सिक्सेस का मोमेंट है, उसकी जो ओरिजिनल प्रोप्राइटरी है वो सिर्फ प्रीतम के पास है, मेरे पास, राइट। तो आप इमेजिन करो इसकी वैल्यू क्या रहेगी। यस, करोड़ों में, राइट। सो नाउ डिजिटल फॉर्म में ऐसी जो भी रेयर चीजें होती है, जैसे वीडियो हो गया, कोई इमेज हो गया, या तो कोई ऐसा आर्ट वर्क हो गया जो बहुत रेयर है। जैसे हम बात करें अमिताभ बच्चन है, उनके जो फादर थे हरिवंश राय बच्चन, उनकी पूरा एक कविताओं का उनका एक पूरा एक सेट था, वो उन्होंने NFTs में कन्वर्ट करके ऑक्शन में रखा। आप मानेंगे नहीं, उनको जो वैल्यू मिली उसकी ऑक्शन करने के बाद, दैट वाज अराउंड crores of rupees। और जिसने ये चीजें खरीदी, ही इज द ओनली ओनर इन द एंटायर वर्ल्ड, NFT ओनर। सो दिस इज हाउ द NFT वर्क्स। मतलब मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताया कि ये NFTs होती है, ठीक है।
और ये NFTs को आपको अगर खरीद के रखना है तो वो रख सकते हो। आपको ऐसा लग रहा है कि चलो यार मेरे को एक अच्छे रेट पे मिली, मैं आगे जाके सेल आउट भी करना चाहता हूँ, तो आप बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ओपन सी इज़ अ वेरी पॉपुलर प्लेटफॉर्म, रेरियो इज़ अ वेरी पॉपुलर प्लेटफॉर्म। अगर हम क्रिकेट की बात करें, ठीक है, अगर आपको क्रिकेट रिलेटेड NFTs खरीदनी है तो कलेक्शन करके एक नई कंपनी आई है, बहुत पॉपुलर है, आप वहाँ से चीज़ें खरीद सकते हो, जैसे क्रिकेट रिलेटेड NFTs हो गई। सो बहुत सारे इंडस्ट्री सेगमेंट NFTs जो है मार्केट में अभी आ रहे हैं, जिसको आप कलेक्ट करके उसके यूनिक ओनर बन सकते हो। अभी क्योंकि हमारी NFTs के ऊपर बात चल रही है, मैं आपको बहुत अच्छा सा एग्जांपल देना चाहूँगा कि अभी अगर आप लोगों ने नाम सुना रहेगा मिस्टर मल्होत्रा, ठीक है, मिस्टर मल्होत्रा, ये बॉलीवुड के बहुत ही अच्छे जाने माने एक्टर है, ठीक है, और ये अभी लेके आ रहे हैं दुनिया की फर्स्ट NFT बेस्ड मूवी। उनका नाम है विशाल मल्होत्रा। आप लोगों ने उनको मूवीज में देखा रहेगा, एंकरिंग करते देखा रहेगा। अभी उन्होंने क्या किया है, उनके मूवी के जितने भी कंपोनेंट्स हैं, अगर हमने स्क्रिप्ट की बात करी, अगर हमने उनके प्रोडक्शन की बात करी, जितने भी कैरेक्टर्स हैं, उन्होंने सब चीज़ को NFTs में कन्वर्ट कर दिया है। सो आप समझिए कि NFT जो है वो क्या क्या सेगमेंट में अभी आ रही है। ये तो बस शुरुआत है, कल जाके एजुकेशन में NFT आ सकती है। जैसे हमारे प्रोजेक्ट की बात करें तो हमारा जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ पे हमारा विजन है कि हम हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर जितने भी नोट्स होते हैं, जितने भी असाइनमेंट्स होते हैं, जितने भी सर्टिफिकेट्स होते हैं, ये सारी चीज़ें हम कहीं ना कहीं NFTs में कन्वर्ट कर दें। एंड लेट से कल जाके प्रीतम आप हमारा डिजिटल का कोर्स करते हो, तो आपके सारे असाइनमेंट्स हो गए NFTs में कन्वर्ट, आपका सर्टिफिकेट हो गया NFT में कन्वर्ट, और वो अगर आपके पास आ जाता है, कल जाके आप कोई भी ब्रांड्स हो गई या तो कोई भी अलग अलग कंपनीज हो गई, वहां पे जाके अपनी NFTs लोगों को भी दिखा सकते हो कि देखो ये मेरे पास है। और मे बी आपने कुछ यूनिक अपना रिसर्च आर्टिकल लिखा है, उसको आपने NFTs में कन्वर्ट कर दिया। पीपल कैन लिटरली बाय योर NFTs कि हाँ मेरे को प्रीतम की NFT खरीदनी है, जो उन्होंने रिसर्च पेपर लिखा मुझे बहुत पसंद है। सो बात करें कि इनोवेशन का जो कॉन्सेप्ट है और स्पेस है बहुत बड़ी है NFT स्पेस में, ठीक है। मैं जैसे और एक चीज मुझे एक्चुअली बहुत आसानी से समझ में आया, जैसे NFTs आप बोलोगे तो हम बोल सकते हैं कि दैट मे बी ये थर्ड जनरेशन टेक्नोलॉजी। थर्ड जनरेशन में क्यों बोल रहा हूँ, पहले सब कुछ हार्ड कॉपी में होता था, ठीक है, कोई भी पेपर था हार्ड कॉपी में उसको लिखते थे, बैंक में जाके लोग पेपर बनाते थे। उसके बाद एक जनरेशन चेंज हुआ, वो डिजिटल हो गया, कंप्यूटर में लोग बनाने लगे, लैपटॉप में बनाने लगे, तो डिजिटली उसको हम मोबाइल में कैरी कर सकते हैं, इतना सारा पेपर हम एक फोल्डर में रख सकते हैं। तो ये थर्ड जनरेशन मतलब वो डिजिटल अब और भी ज़्यादा डिजिटली होके वो NFTs में हो गया है, ठीक है, जो जिसको हम मतलब बेच सकता है कोई ओनर, जैसे हम ओनर रहेंगे और हम उसको सेल कर सकते हैं, वो एक नया टेक्नोलॉजी के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो पहले हार्ड कॉपी था, हार्ड कॉपी से फिर वो एक लैपटॉप के अंदर घुसा, अभी फिर वो वेब में आ रहा है, वेब 3.0 जैसा बोलते हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का एक है। तो दैट इज वन थिंग दैट आई कैन अंडरस्टूड। तो सर NFT जैसे मुझे एक चीज़ भी समझना है, NFT एक ऐसा है, अगर मैं इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से सोचूं, पकड़ लीजिए कोई NFT खरीद के रखा है और इधर हम पकड़ लीजिए स्टॉक मार्केट में कोई एक स्टॉक खरीद के रखे हैं। बेसिकली स्टॉक लेने का हमारा पर्पस यही होता है कि हम एक लो प्राइस में स्टॉक को लेंगे, वो जब आगे जाएगा, वो अगर ग्रो करता है तो उसका जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट शेयरिंग मुझे मिलता है, तो उससे मुझे फायदा होता है। और एक होता है डिविडेंड, जो डिविडेंड वो अलग काम है, वो कंपनी अपने प्रॉफिट शेयर में से कुछ देता है, जो भी है, मतलब अल्टीमेटली उसका प्राइस बढ़ेगा तभी जाके मुझे प्रॉफिट होता है। ये छोड़ के और कोई उसका काम नहीं है, मेरे वॉलेट में पड़ा रहता है जिंदगी भर, 10 साल 20 साल 25 30 साल पड़ा रहता है। तो NFT जो है, मैं कभी देख रहा था कि नाइकी भी अपना NFT लाने वाला है, मैं थोड़ा रिसर्च कर रहा था, तो और भी बड़े बड़े कंपनीज जो है, और मेटावर्स
में इसका कुछ यूसेज ये लोग बोल रहे हैं कि मेटावर्स जो सिस्टम है इसमें एनएफटीज को हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ये सिर्फ कॉन्सेप्ट कैसा है, यानी कैसे हम मेटावर्स में उसको एनएफटीज को यूज कर सकते हैं, अगर आप इसके बारे में अगर थोड़ा कुछ बता सकते हैं। एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे देना चाहूँगा कि कैसे एनएफटीज और मेटावर्स का हम बहुत अच्छा इंटीग्रेशन कर सकते हैं। यस यस। इमेजिन करिए कि डिजिटल गुरुकुल एक 50 एनएफटीज निकालता है। 50 एनएफटीज के अंदर हमने अलग अलग एजुकेशनल कैरेक्टर्स रखे हुए हैं, ठीक है। कल जाके प्रीतम ने उसमें से एक एनएफटी परचेस कर ली, राइट। अभी प्रीतम एनएफटी क्यों परचेस करेगा जब उसको कुछ बेनिफिट मिलेगा। अभी डिजिटल गुरुकुल अगर मेटावर्स पे आता है, नाउ वी ऑलरेडी ऑन टू द वर्ज ऑफ एंटरिंग इनटू द एनएफटीज एंड वी आर ऑलरेडी इनटू द फाइनल स्टेज ऑफ डिस्कशन विद वन ऑफ इंडियाज लीडिंग मेटावर्स कंपनी। तो जब हमारा वहाँ पे मेटावर्स पे स्टोर होगा और वहाँ पे अगर आपको बाइंग सेलिंग या चीज़ें करनी है, तो हमने प्रीतम को बोला कि देखो प्रीतम, अगर आपके पास ये एनएफटी आप होल्ड करते हो तो आपको एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट या सर्टेन परसेंटेज ऑफ वैल्यू आपको मिलेगी। मे बी फॉर एग्जांपल हमारे कोर्सेज के ऊपर, मे बी हमारे मेटावर्स के इवेंट्स के ऊपर। और इवेंट पे एंट्री या तो ऑफर तभी मिलेगा जब भी आपके पास वो एनएफटी है। इट इज जस्ट लाइक अ एंट्री टिकट। सो प्रीतम बोलेगा हाँ तभी तो मुझे एनएफटी खरीदनी चाहिए, बिकॉज वो एनएफटी खरीदूंगा तो मुझे मेटावर्स पे डिजिटल गुरुकुल के कोर्सेज पे कुछ ऑफर मिलेगा, कुछ मुझे स्कॉलरशिप मिलेगी, कुछ मुझे टूल्स का एक्सेस मिलेगा। सो तब जाके जो प्रीतम ने एनएफटी खरीदी हुई है वो उसको बेनिफिट मिल सकता है। सो अगर हम बात करें एनएफटीज की, तो अगर आप कोई भी रैंडम एनएफटीज खरीद के अगर बैठो कि चलो यार अभी हम इसको खरीद के रख रहे हैं क्योंकि मार्केट खरीद रही है, पूरी भीड़ खरीद रही है, तो हम कुछ भी रैंडम एनएफटी खरीद रहे हैं, तो इसका कोई सेंस नहीं है जब तक उसकी यूटिलिटी नहीं है, जब तक इट इज नॉट बीन बैक्ड बाय द लार्जर इकोसिस्टम, इट वुड नॉट बी बेनिफिशियल फॉर आइदर यू और मी। आपने तो चलो एक एनएफटी खरीद ली, तो आप खरीद के क्या करोगे जब तक आपको खरीदने के बाद कोई यूटिलिटी या बेनिफिट नहीं दिखता है। सो आप भी नहीं खरीदोगे उसका 100%। सो ये तो हमने एजुकेशन का एग्जांपल दिया कि जब अगर लेट्स से डिजिटल गुरुकुल अगर या तो कुबेक प्रोजेक्ट अगर एनएफटीज लेके आते हैं, तो ये हमारा विजन है। दिस इज हाउ विल कम आउट विद एनएफटी कि जब आप एनएफटी खरीदोगे तो उसको आपको ये बेनिफिट मिलेगा, तो अब जाके यू विल बी मोटिवेटेड टू बाय एनएफटीज। So this is how the utility when we talk about the NFTs and the kind of the some use cases on metaverse. Yes, yes. और एक चीज जो खाली मैं जस्ट आपसे खाली कंफर्म करना चाहता हूँ कि जैसे कोई बोल रहे थे, कोई अगर पकड़ लीजिए मेटावर्स एक ऐसा दुनिया है जिसमें मार्क जुकरबर्ग काम कर रहा है, गूगल भी काम कर रहा है, माइक्रोसॉफ्ट भी काम कर रहा है, फेसबुक वगैरह जो है सब लोग काम कर रहे हैं। तो ऐसा एक वो लोग स्पेस बनाना चाहते हैं जिसमें हम लोग जैसे अभी वीडियो कॉल कर रहे हैं, ठीक है, आप खाली मैं जितना पोर्शन आपको मेरा दिखाना चाहता हूँ आप उतना ही पोर्शन देख पा रहे हो। और मेटावर्स ये ऐसा है कि वो हम लोग पूरा ही वर्चुअली उसके सामने बैठे हुए रहेंगे, हम क्या ड्रेस पहने हुए हैं, क्या कर रहे हैं, सब कुछ वो वर्चुअली वो हमको देख सकता है। और दूसरा पर्सन भी जो है वो भी वर्चुअली वो देख सकते हैं, हम लोग एक्चुअल में घर में बैठे हुए। तो एक नाइकी का मैं पढ़ रहा था, वो हो गया कुछ टाइम, बहुत दिन हो गया, मुझे याद भी नहीं आ रहा कब पढ़ रहा था। तो वो बोल रहा है कि पकड़ लो, जब वर्चुअली लोग जाएंगे, कोई मीटिंग अटेंड करने जा रहे हैं या फिर कोई पार्टी में जा रहा है, तो नॉर्मल शूज़ क्यों पहनेगा, नाइकी के शूज़ पहनेगा। तो नाइकी का जो एनएफटी है या फिर नाइकी का ऐसा कुछ लाने वाला है वो, कि वो जब वर्चुअली जाएगा उसको खरीदने की ज़रूरत नहीं है, वो उसका हायर कर सकते हैं ऑनलाइन, और उसका जो वर्चुअल अवतार है वो नाइकी के शूज़ पहन के जाएगा, ठीक है, या फिर बड़े बड़े जो ब्रांड्स हैं उसके शर्ट्स पहन के जाएगा। तो ऐसा मतलब ऐसा भी एक इंटीग्रेशन करने का ये लोग सोच रहे हैं। आपको क्या लगता है इसमें? डेफिनेटली अगर हम हमारी बात करें 15-20 साल पहले, ठीक है, सो आप देखिए कि किसने सोचा था कि एयरपोर्ट्स कहीं ना कहीं आ जाएगा जो हमारे कानों का इस्तेमाल होगा। हमने ये भी नहीं सोचा था कि हम लेंस पहनेंगे, ठीक है, जो अभी नए इनोवेशंस आए हैं जहाँ पे स्मार्ट ग्लासेस आ गए जिसके थ्रू पूरी चीज़ें होती है।
हमने ये टेक्नोलॉजी भी नहीं देखी थी कि हमारे आंखों के स्कैन से हमारे फ़ोन लॉक अनलॉक हो जाएंगे। हमने यस स्मार्ट यस वॉच भी नहीं देखा था कि स्मार्ट वॉच के थ्रू हमारी पूरी एक्टिविटी ट्रैक हो जाएगी। सो अगर हम बात यस करें कि इतने 20-30 सालों में जो इनोवेशन आए हैं, उन्होंने हमारे सारे सेंसेस को कवर कर दिया है। यस सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द प्रोग्रेशन इन द ग्राफ की अगर ये स्लो एंड स्टेडीली अगर टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं आ रही है, तो आने वाले सालों में भी ऐसी टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं आ जाएगी जहाँ पे हमारा कंप्लीटली वर्चुअल अवतार है, ना कि कुछ सिलेक्टेड पार्ट, बट हमारा कंप्लीट वर्चुअल अवतार भी कहीं ना कहीं मेटावर्स पे या तो एक अलग दुनिया में हो सकता है। सो यस यस ये टेक्नोलॉजी को हम ना नकार नहीं सकते। हम ये नहीं सोच सकते कि नहीं यार ये ऐसी चीज़ें पॉसिबल नहीं है, बिकॉज 15-20 साल पे हम भी सोचते थे कि कौन ये चीज़ें पहनेगा, कौन ये चीज़ें करेगा, ये तो यूजलेस चीज़ है, ऐसा थोड़ी हो सकता है। सो ये सब चीज़ें टेक्नोलॉजी के साथ जब तक आप यू कांट इफ़ यू नॉट शेकिंग हैंड्स, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रोग्रेस है। और ये हम नहीं कर रहे हैं। बाहर की वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करें तो जितने भी ब्रांड्स हैं, जैसे अभी आपने नाइकी का एग्जांपल दिया, अभी नाइकी छोटी मोटी ब्रांड तो नहीं है, नाइकी के पास डेडिकेटेड टीम रहेगी ब्लॉकचेन की, मेटावर्स की। अगर उन्होंने डिसाइड किया है कि हमको मेटावर्स में एंट्री लेनी है, अगर फेसबुक का फाउंडर अपनी कंपनी का ही नाम चेंज करके मेटा रख रहा है और उसको एक चेंज कर रहा है कि हमको मेटा वर्स में आना है, तो इसके पीछे 1-2 दिन की तो रिसर्च होगी नहीं, बरसों से उनकी टीम बैठी है, तब जाके कंपनी का नाम चेंज होके वो कहीं ना कहीं एक विजन के साथ चल रहा है। सो अगर इतनी बड़ी बड़ी ब्रांड्स और कंपनी अगर ये नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रही है, तो आप समझिए कि इनका फ्यूचर आने वाले 15, 20, 50 सालों में क्या होने वाला है। इट्स लाइक ए टेक्नोलॉजी के द्वारा किया गया एक पैरेलल यूनिवर्स टाइप का हो जाएगा सही बात कि है। हम एक्चुअल में रह रहे हैं दूसरे यूनिवर्स में और अलग से एक वर्चुअल यूनिवर्स जहाँ पे सब कुछ हो रहा है एक्चुअली। हमारी बात तो करें, हमने 10 साल पहले कभी सोचा था कि आप और हम गूगल मीट पे, जूम पे कोई बैठ पाएंगे? हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि अभी थोड़ी मीटिंग हो सकती है, प्रीतम अगर बैठा है कहीं पे तो मुझे फिजिकली आना ही है। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि हम ऑनलाइन बैठ के मीटिंग कर सकते हैं, बट अभी ये पॉसिबिलिटी हो रही है। आने वाले 10-15 सालों में ये भी पॉसिबिलिटी होगी कि जैसे मैं और प्रीतम अगर चाहते हैं कि हमको बॉम्बे के मरीन ड्राइव में बैठ के बाय वॉक हमको एक इंटरव्यू करना है, तो वो भी पॉसिबल होगा मेटावर्स पे। 100%। यस यही चीज एक्चुअली हो रहा है कि हम एक्चुअल में अपने घर में होंगे पर हमारा वर्चुअल अवतार दुनिया के कहीं पे भी जाके कुछ भी कर सकता है। सही बात है। राइट। तो सर आपने मुझे बहुत अच्छे से समझाया एक्चुअली। मैं इतने सारे वीडियोस और आर्टिकल्स पढ़ा था ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और डिसेंट्रलाइज जो सिस्टम है, आज मुझे बहुत कुछ क्लियर हुआ। तो अभी सर हम बात करते हैं छोटा सा आपके जो कॉइन है, मेटावर्स कॉइन है, कोबेक कॉइन के बारे में। तो एक्चुअली आप बोल रहे हो कि ये एक एशिया का नंबर 1 एडुकेशन बेस्ड मेटावर्स कॉइन, तो आप इसको एडुकेशन बेस्ड क्यों बोल रहे हो मेनली? और इसका कोबेक कॉइन का नाम जो है ये बहुत ही यूनिक नाम है, इस नाम के पीछे क्या कहानी है? ठीक है। सो जो हम बताते हैं कि ये एशिया का फर्स्ट एजुकेशन बेस्ड मेटावर्स क्रिप्टो प्रोजेक्ट है। सो ये एजुकेशन हम इसके लिए यहाँ पे लेके आए क्योंकि हमारा बेसिकली हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस थे। हम एंटरटेनमेंट में भी जा सकते थे, हम फिनांस में भी आ सकते थे, हम बहुत सारे सेगमेंट में जा सकते थे। बट अगर हम बात करें डिजिटल गुरुकुल की, बिकॉज ये डिजिटल गुरुकुल का इकोसिस्टम का एक पार्ट है, और डिजिटल गुरुकुल जो है एजुकेशन इंडस्ट्री के अंदर 2015 से है। तो 7 सालों के अंदर जो एजुकेशन इंडस्ट्री है, जो इन एंड आउट है, ये पूरी एजुकेशन की इकोसिस्टम है, ये सारी चीज़ें डिजिटल गुरुकुल ने बहुत क्लोजली मॉनिटर करी है। और ना कि सिर्फ मॉनिटर करी है, बट जबकि बहुत सारे इकोसिस्टम पार्टनर्स भी डिजिटल गुरुकुल ने बनाए हैं, वेदर इट इज़ अ B2B पार्टनर और अ B2C पार्टनर। सो हमने ये देखा कि रेदर देन स्टार्टिंग समथिंग वेरी न्यू, अगर आप देखोगे मार्केट में बहुत सारे ऐसे क्रिप्टो प्रोजेक्ट है, बस जैसे आज स्टार्ट हुआ वो 1-2 हफ्ते के अंदर लॉन्च कर लेते हैं, बट उसके बाद उनको यूजर्स नहीं मिलते हैं तो बंद कर देते हैं। अभी इसके पीछे का रीज़न ये होता है कि बिकॉज उन्होंने स्टार्ट किया हुआ है, दिस इज जस्ट लाइक अ स्टार्टअप। अगर आपके पास यूजर्स नहीं है तो आपका बिजनेस सर्वाइव नहीं कर सकता। तो दैट इज द रीज़न हम लोगों ने हमारे 6-7 साल के एजुकेशन के एक्सपीरियंस को, हमारे इकोसिस्टम को हमारे क्रिप्टो प्रोजेक्ट के साथ इंटीग्रेट किया। और एजुकेशन ही इसी के लिए, बिकॉज एजुकेशन की बात करें सो स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं इसकी जान होती है।
और क्रिप्टो प्रोजेक्ट इज ऑल अबाउट यूज केसेस कि कितने लोग उसको यूज कर रहे हैं। और आज के टाइम में क्रिप्टो को समझने वाला स्टूडेंट से ज़्यादा अच्छा कोई कम्युनिटी है नहीं। और हम स्टूडेंट की बात करें तो स्टूडेंट की लाइफ की अगर हमने देखे तो वो एजुकेशन के अंदर बहुत सारी चीज़ें स्पेंड करता है। स्कॉलरशिप्स हो गई, कॉलेज एप्लीकेशंस हो गए, स्टेशनरीज हो गई, अलग अलग कोर्सेज हो गए, या तो एजुकेशन रिलेटेड मटेरियल्स हो गए, या तो बहुत सारी चीज़ें वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली एजुकेशन में करता है। सो हमने ये सोचा कि क्यों नहीं एजुकेशन बेस्ड एक इकोसिस्टम क्यूबिक की बनाई जाए जहाँ पे स्टूडेंट जो है अपनी सारी चीज़ें कर पाए। जैसे अगर हम बात करें एजुकेशन की तो मैं आपको कुछ एग्जांपल देना चाहूँगा कि इमेजिन करो प्रीतम को कोई कोर्स करना है। प्रीतम के पास एक पर्टिकुलर कॉइन होगा, क्रिप्टो होगा, जिसके थ्रू वो एक प्लेटफॉर्म पे आके कोर्सेज परचेज कर सकता है। अभी जैसे प्रीतम को एक ट्रेनर बहुत अच्छा लग रहा है, प्रीतम ने उसको एक टिप दे दी जो कहीं ना कहीं क्रिप्टो में रहेगी। प्रीतम बेसिकली क्यूबिक के थ्रू एनएफटीज परचेज कर सकता है कि चलो यार अभी एक सेशन मुझे बहुत अच्छा लगा, एक हमारा एक मूवमेंट्स वगैरह है वो प्रीतम ने एनएफटीज के थ्रू कर लिया। उसके बाद जैसे प्रीतम ने अपने जो भी असाइनमेंट जो भी प्रोजेक्ट कर रहे हो उसको उसने एनएफटी में कन्वर्ट करके जब भी वो जा रहा है कोई कंपनी में अप्लाई करने तो वहाँ पे वो कहीं ना कहीं उसको दिखा सकता है। सो जब भी हम यूज केसेस की बात करें तो हमारे पास इसके यूज केसेस है और कोई भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट तभी सक्सेस होता है, ये फंडामेंटल है, ना कि क्यूबिक की बात करें या कोई भी प्रोजेक्ट की बात करें। जब तक इसका यूज केस नहीं होगा तब तक कहीं ना कहीं कोई भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट सक्सेस नहीं हो सकता है। आप डॉज कॉइन की बात कर लीजिए, आप बिटकॉइन की बात कर लीजिए, आप लाइट कॉइन की बात कर लीजिए, आप कोई भी कॉइन की बात कर लीजिए, तो आप जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स आप देखोगे ये सारे ब्रांड्स के टोकन को और कॉइन को बहुत सारी अलग अलग बैंक्स ने, बहुत सारी कंपनीज ने अडॉप्ट किया हुआ है। सो तब जाके ये कॉइन की यूजर बेस बढ़ रहा है। और क्यूबिक जो है इसका भी यही प्लान है कि जैसे 1 अप्रैल से क्रिप्टो करेंसीज के नए रूल्स और रेगुलेशन जब एप्लीकेबल हो जाएंगे तभी क्यूबिक प्रोजेक्ट जितने भी D2C स्टार्टअप्स है, कंपनीज है, उनके साथ एसोसिएशन और पार्टनरशिप करके ये सारे ब्रांड्स के प्रोडक्ट को कहीं ना कहीं हमारे स्टोर पे हम लेके आएंगे। तो कल जाके प्रीतम अगर कोई कोर्स करता है, प्रीतम के पास कोई क्यूबिक है तो वो स्टोर पे जाके वो चीज़ें परचेज कर सकता है। दैट वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर आंसर। तो सेकंड आपने जो पूछा कि क्यूबिक नाम कहाँ से आया, सो क्यूबिक इज अ वेरी यूनिक नेम। अगर हम इसका ये जो डेफिनेशन है, क्यूबिक जो वर्ड आता है ये चेक रिपब्लिक से आता है, दैट इज कॉल्ड एज अ क्यूबिक। हम लोग कोई क्यूबिक बोलता है, क्यूबिक बोलता है। हमारे इंडिया के अंदर हम एक पहले 200-300 सालों पहले जब राजा महाराजा हुआ करते थे तो हम एक बोलते थे कुबेर करके एक वर्ड होता था। कुबेर मतलब बहुत धनवान, बहुत पैसे वाला। आप लोगों ने अगर सुना रहेगा कुबेर महाराज, कुबेर महाराज। सो जब भी क्यूबिक की बात आती है सो कहीं ना कहीं हम लोगों को क्रिप्टो वाइज धनवान बनाना चाहते हैं एंड दैट इज आवर विजन। एंड अभी हमको सिर्फ एक ही महीना हुआ है इसको लॉन्च करे हुए और वी कैन प्राउडली से कि हमारे अभी तक 7,000 से ज़्यादा होल्डर्स हो चुके हैं। हमारी क्यूमुलेटिव डिजिटल फैमिली जो है 1 लाख प्लस मेंबर को क्रॉस कर चुकी है और ये बस शुरुआत है। और आगे तो हमारा जो विजन है इसके लिए ना कि सिर्फ 6 महीने का या 1 साल का है, बट हम इसमें 5 साल से 10 साल का विजन लेके चल रहे हैं एंड होपफुली 5 से 10 साल के अंदर हम बहुत अच्छी चीज़ें क्रिप्टो प्रोजेक्ट के थ्रू अचीव करेंगे। 100%। तो सर आपने जैसे बोला कि 2015 से आपने डिजिटल गुरुकुल से काम कर रहे हैं, मतलब डिजिटल गुरुकुल के साथ जुड़े हैं, तो ये क्यूबिक कॉइन ये मतलब मेटावर्स की दुनिया में आप कब से काम करना चालू किया अप्रोक्सीमेटली? ये प्रोजेक्ट कब से चालू हुआ? मेटावर्स की अगर हम बात करें सो मेटावर्स के लिए हम कहीं ना कहीं या तो खुद का एक मेटावर्स बना सकते हैं या तो हम ऐसी किसी कंपनी के साथ एसोसिएट कर दें जो कहीं ना कहीं मेटावर्स में जिसका स्पेशलाइजेशन है। ठीक है, सो कहीं ना कहीं हमने ये देखा कि हम इतनी चीज़ें बनाएं, ये चीज़ें करें, उससे अच्छा जो स्पेशलाइज है उन्हीं के साथ हम टाइप कर लें। सो हमने 1-2 मेटावर्स कंपनीज है जिसके साथ हमारा डिस्कशन चल रहा है जहाँ पे डिजिटल गुरुकुल कहीं ना कहीं इन अ मेटावर्स प्लेटफॉर्म होगा। तो कल जाके अगर प्रीतम हमारे कोर्स में एडमिशन लेता है तो वो अगर मेटावर्स में इसकी स्टडीज होती है, मेटावर्स में उसका सेमिनार होता है, मेटावर्स में वेबिनार होता है, ठीक है, तो वहाँ पे जो भी एक्सचेंजेस होंगे वो कहीं ना कहीं होंगे क्यूबिक टोकन में। यस, अंडरस्टूड, कंप्लीटली अंडरस्टूड। या
और आपने एक्चुअली मार्केट रिस्पॉन्स के बारे में बता ही दिया है कि 7,000 से ऊपर आपके ऑलरेडी कुबेक कॉइन के होल्डर्स हो चुके हैं, 1 लाख से ऊपर सोशल मीडियाज में फॉलोअर्स हैं। तो मार्केट रिस्पॉन्स तो बहुत ही बढ़िया नज़र में आ रहा है विद इन ए मंथ, एक्चुअली मोर देन ए मंथ बोल सकते हैं, 2 महीने होने वाला है शायद, ठीक है, 1.5 महीना हो गया है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ लगी कि एशिया के अंदर एडुकेशन बेस में एक फर्स्ट ऐसा मेटावर्स का कॉइन आया है। एक्चुअली नॉर्मली लोग एंटरटेनमेंट के में जाते हैं, जैसे आपने स्पोर्ट्स में बोला, वो सब चीज़ें बहुत जल्दी वायरल भी होती हैं, उन लोगों के जो एट्रैक्शन होता है उसमें ज़्यादा होता है, एडुकेशन में थोड़ा बहुत इंडिया में कम होता है। पर आपने एक अच्छा जो मुहिम चालू किया है एडुकेशन के ऊपर एक करना, ये एक बहुत अच्छा लगा मुझे। और कैसे सर बाई कर सकते हैं इसको, कैसे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं इसमें, और कैसे हम लोगों को फ़ायदा होगा? अगर मैं अभी इन्वेस्ट करूँ तो मुझे फ्यूचर में क्या फ़ायदा होगा पर्सनली? कोई भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट में अगर आप इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, सो या तो हमारा प्रोजेक्ट है या तो कोई भी प्रोजेक्ट है इंडिया के अंदर, क्योंकि क्रिप्टो प्रोजेक्ट पे इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की जो हमें लगा बहुत कमी है। लोग टिपिकली क्रिप्टो प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करने से पहले बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है उसमें वो लोग कहीं ना कहीं नज़र नहीं देते हैं। सो मैं यहाँ पे आपको कुछ पॉइंटर्स आपके यूजर्स और व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि ये सारे पॉइंटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी आप कोई भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हो, ठीक है। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मुझे लगता है कि इसके यूज केसेस कितने हैं, कि अगर ये कॉइन परचेज कर रहा हूँ तो ये कहाँ कहाँ यूज हो सकता है, ठीक है। जब तक उसका यूज केसेस नहीं होगा तब तक कहीं ना कहीं इनके होल्डर्स नहीं बढ़ेंगे तो इसका प्राइस नहीं बढ़ेगा। अल्टीमेटली कोई भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट का या कॉइन का प्राइस तभी बढ़ता है जब भी इसके बहुत ज़्यादा खरीदार होते हैं। तो वो कोई भी कॉइन तभी खरीदेगा जब उसको वो प्रोजेक्ट में बिलीफ होता है कि इसके यूज केसेस होंगे। तो ये सबसे पहले जानना जरूरी है। दूसरा ये चीज़ जानना जरूरी है कि जो इंडिया स्पेसिफिक मुझे लगता है कि कोई भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट के साथ साथ कोई MLM या नेटवर्क मार्केटिंग की स्कीम कनेक्टेड है कि नहीं है। इंडिया के अंदर ये बहुत ज़्यादा मैंने और हमारी टीम ने देखा है कि जो क्रिप्टो प्रोजेक्ट इंडिया में चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं, जैसे किसी को बोल दिया कि आप 3 मेंबर को जोड़िए, 3 मेंबर को बोल दिया 10 मेंबर को जोड़िए। हम MLM और नेटवर्क मार्केटिंग के अगेंस्ट नहीं है, बट जब भी आप एज अ क्रिप्टो प्रोजेक्ट रेदर देन गिविंग देम द बेनिफिट कि देखो ये क्रिप्टो प्रोजेक्ट का बेनिफिट ये है, आप इनको ये बताते हो कि आप 3 मेंबर 5 मेंबर को जोड़िए, तब जाके वो क्रिप्टो प्रोजेक्ट के लिए क्वेश्चन मार्क बहुत बड़ा रेज हो जाता है। तो आपको ये चीज़ बहुत ध्यान में रखनी है कि ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट यूज केस के बेस पे लोगों के पास जा रहा है या तो नेटवर्क मार्केटिंग या MLM मार्केटिंग के थ्रू लोगों के पास जा रहा है। तीसरी चीज़ आती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि पर्टिकुलर क्रिप्टो प्रोजेक्ट का वाइट पेपर अवेलेबल है कि नहीं है। वाइट पेपर की बात करें, दैट इज जस्ट लाइक अ एग्रीमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल प्रीतम आप जमीन ले रहे हो और जमीन के डॉक्यूमेंट ही ना है तो क्या होगा? जमीन के डॉक्यूमेंट बहुत जरूरी है। तो क्रिप्टो की भाषा में उसको बोला जाता है वाइट पेपर। वाइट पेपर बेसिकली होता है एक पर्टिकुलर क्रिप्टो प्रोजेक्ट का 5 साल का विजन, जिसके अंदर वो क्या क्या एक्टिविटीज प्लान कर रहे हैं, क्या क्या एक्टिविटीज अभी तक उन्होंने कंप्लीट करी हुई है, वो पर्टिकुलर क्रिप्टो प्रोजेक्ट का ऑडिट हुआ है कि नहीं हुआ है, उनकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक्टिविटी है कि नहीं है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इनके कितने फॉलोअर्स हैं, वो ओपनली सारे क्वेश्चंस का आंसर दे रहे हैं कि नहीं है, उनकी जो टीम है वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे प्रॉपरली विजिबल है कि नहीं है, आपको पता है कि नहीं। जैसे प्रीतम मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो पीपल कैन रिकग्नाइज ओके दिस इज डॉक्टर राज पडियार एंड ही इज रिलेटेड टू कुबेक प्रोजेक्ट। सो एनी कोर टीम मेंबर वो कहीं ना कहीं सामने इन्वेस्टर के साथ बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सो ये बहुत सारे पॉइंटर्स है जो इंडिया के अंदर जब भी कोई छोटा इन्वेस्टमेंट करता है, आप 100 रुपये से करो इन्वेस्टमेंट या 1 लाख रुपए से करो, एवरी money matters, rupees matter specifically for everyone. So before investing your hard-earned money, you should definitely understand कि ये सारे फंडामेंटल्स कोई भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट के क्लियर है कि नहीं है। सो ये आपका था फर्स्ट जो पॉइंटर्स आपने पूछा कि इन्वेस्टमेंट के पहले क्या क्या चीज़ें हमको ध्यान में रखनी चाहिए। दूसरी चीज़ है क्यूबेक की बारे में बात करें। सो आप लोगों ने शार्क टैंक शो देखा रहेगा, बहुत सारे लोगों ने, शार्क टैंक इंडिया। सो शार्क टैंक में आपने देखा रहेगा बहुत सारे स्टार्टअप्स आते हैं, अपने विजन्स और आइडियाज इन्वेस्टर्स को, शार्क्स को बताते हैं, और शार्क्स को अगर वो उनके फंडामेंटल्स अच्छे लगते हैं तो शार्क्स कुछ अमाउंट जो है इन्वेस्टमेंट करता है। द सेम केस हैपेंस विद द क्रिप्टो प्रोजेक्ट एज वेल। तो क्रिप्टो प्रोजेक्ट का फंडामेंटल्स, उसका विजन और सारी चीज़ें जब अच्छी रहती है तभी इन्वेस्टर उसमें इन्वेस्ट करता है।
और जब भी इन्वेस्टमेंट होगा स्लोली एंड स्टडीली वो प्रोजेक्ट जब ग्रो करता है तो उसके बाद वो अलग अलग क्रिप्टो एक्सचेंजेस पे लिस्ट होना स्टार्ट करता है। जैसे आपने पॉपुलर एक्सचेंजेस की नाम सुने रहेगी, वजीर एक्स है, CoinDCX है, बिनांस है, ऐसे पूरे दुनिया के अंदर 500 से ज्यादा छोटे मीडियम बड़े एक्सचेंजेस होते हैं और हर एक एक्सचेंजेस के कुछ ना कुछ रूल्स, रेगुलेशन, डॉक्यूमेंटेशन, वेरिफिकेशन चीजें होती है। सो जब भी कोई एक्सचेंजेस पे जब चीजें आएगी उसके पहले अगर जैसे बात करें हम शार्क टैंक इंडिया की, तो जब शार्क्स वो पर्टिकुलर स्टेक खरीदते हैं तो सस्ते में खरीदते हैं। उसके बाद वो क्यों खरीदते हैं? क्योंकि उनको पता है आगे जाके जब कंपनी ग्रो होगी तो उनका वैल्यूएशन बढ़ेगा और वो हायर अमाउंट पे वो स्टेक बेच सकते हैं। सेम हैपन विद द क्रिप्टो। जैसे हमारा 1 महीना पुराना हमारा एक क्रिप्टो प्रोजेक्ट है, तो क्योंकि इसका विजन अच्छा है, बहुत सारे लोग जुड़े, लोगों को लग रहा है इसका फ्यूचर अच्छा है, तो लोग इनिशियली बहुत सस्ते में इसके अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। कल जाके अगर कंपनी की वैल्यूएशन, कंपनी का लॉन्चिंग रेट बड़े एक्सचेंजेस पे जब ये आएगा तभी उनको पता है कि क्योंकि इसका विजन अच्छा है, लॉन्चिंग अच्छी होगी, बहुत सारे लोग इसके साथ जुड़ेंगे तो ये प्रोजेक्ट आगे जाके ग्रो करेगा, तो तब जाके उनको बेनिफिट मिल सकता है। सो ये एक क्यूबिक का एक इकोसिस्टम मैंने आपको बताया। और अगर किसी को परचेज करना है तो QubicToken.com ये वेबसाइट पे वो जा सकते हैं, वहाँ पे पूरे प्रोजेक्ट के रोड मैप देख सकते हैं, क्या क्या एक्टिविटीज़ कंप्लीट हुई है। और अगर उनको परचेज करना है अगर INR में तो वो भी फैसिलिटी अवेलेबल है। अगर उनको USDT और BNB पे परचेज करना है तो हमने डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे भी उसको लिस्ट करके रखा हुआ है, वहाँ से भी वो परचेज कर सकते हैं। और इन फ्यूचर जब हमारे होल्डर्स अच्छे खासे हो जाएंगे, हमारे प्लान के हिसाब से वी आर प्लानिंग टू लिस्ट इन ऑन द डिफरेंट एक्सचेंजेस, जिसका मेंशन भी हमने हमारी वेबसाइट पे किया हुआ है। ओके। तो मतलब मैं बोल सकता हूँ कि जैसे वजीर एक्स जैसे अभी इंडिया का एक वन ऑफ द लीडिंग एंड मोस्ट फेमस एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है, तो वहाँ पे भी अगर आपका कुबिक कॉइन लिस्ट हो जाता है तो उस वजीर एक्स के जितने सारे यूज़र है वो भी उसमें इन्वेस्ट कर सकता है। जैसे नॉर्मली जैसे हम लोग बिटकॉइन में इन्वेस्ट करते हैं वैसे इन्वेस्ट होगा। मुझे अगर कोई बेचना हुआ तो मैं बेच दूंगा, उसका अगर प्रॉफिट मिला तो मिला, अगर लॉस भी हुआ तो वो जैसे बिटकॉइन में होता है वैसे ही होगा, ओनली लिस्टिंग होने की देरी है। सही बात। ओके। और अभी अगर मुझे खरीदना है तो अभी आपके वेबसाइट में जाके खरीदना है। ओके। तो सर ऐसा होगा कि पकड़ लीजिए अभी मैं आपकी वेबसाइट से जाके उसको खरीदता हूँ, बाद में आपका जब उसको लिस्टिंग हो जाता है तो वो वॉलेट में ट्रांसफर हो जाएगा, ऐसा कुछ सिस्टम है या फिर? यस आपका जो भी आप अभी क्यूबिक परचेज करोगे वो आपका सारा क्यूबिक आपकी डिसेंट्रलाइज वॉलेट पे होगा, जो आप दुनिया में कोई भी एक्सचेंजेस के साथ ट्रेड कर सकते हो। ओके। सो यहाँ पे कोई सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है कि यहाँ तो कोई एप्लीकेशन है कि जहाँ पे आपको बस एक एप्लीकेशन के अंदर टोकन दिखाई देगा। आपको बेसिकली चीजें दिखाई देगी सारे डिसेंट्रलाइज वॉलेट में। और ये ना कि सिर्फ क्रिप्टो, हमारे क्रिप्टो प्रोजेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, दुनिया के कोई भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट आप ले लीजिए, उसके कोई भी क्रिप्टो टोकन्स आपने परचेज करे हैं, बिटकॉइन परचेज किया है आपने, बेसिकली लाइट कॉइन परचेज किया है, या तो आपने सोलाना परचेज किया, या तो आपने मेटिक परचेज किया है, ये सारे टोकन आपको अपने डिसेंट्रलाइज वॉलेट में रखने हैं। मैं कुछ एग्जांपल देना चाहूँगा, जैसे ट्रस्ट वॉलेट हो गया, जैसे मेटामास्क हो गया, ठीक है, या तो टोकन पॉकेट हो गया, ये सारे डिसेंट्रलाइज वॉलेट है जहाँ पे अगर आप अपना क्रिप्टो रखते हो तो दैट इज सेफ। ठीक है सर, आपने एक्चुअली बहुत सिंपल लैंग्वेज में ऑडियंस को एज वेल एज मुझे समझाया कि बहुत कुछ टॉपिक के ऊपर हम लोगों ने बात की है, जैसे आपके कुबिक कॉइन, मेटावर्स, डिसेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, सब चीज़ों के ऊपर बात किया। तो बहुत कुछ मैं आशा रखता हूँ कि हमारे ऑडियंस को इससे जानने को मिला होगा। बस इस वीडियो प्रोसेस को ख़त्म करने से पहले, एंड करने से पहले, अगर कुछ आप हमारे ऑडियंस को बताना चाहे कि कीपिंग इन माइंड इज ए क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड इज़ ए वेरी वोलेटाइल मार्केट एज ऑफ नाउ, तो इसको अगर माइंड में रख के अगर आप कुछ बताना चाहते हो कि भाई अगर हम इसमें अभी रिस्क लेते हैं तो फ्यूचर में जाके फ़ायदा मिल सकता है, क्योंकि अभी तो स्टॉक मार्केट में भी बहुत लोग रिस्की बोलते हैं, पर मेनली क्या है, अगर हम उसके ऊपर रिसर्च करके अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो चांसेस ऑफ लॉसेस जो है कम हो जाते हैं। तो लोग सोचते हैं कि बिटकॉइन मार्केट लीडर है तो बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर दो, पर बिटकॉइन भी 40% नीचे आ गया था रिसेंटली। लोगों के हार्ट अटैक होने आ गए थे जिनके बहुत सारे पैसे इन्वेस्टमेंट है।
तो ये सब चीज़ों के ऊपर अगर आप थोड़ा सा माइंड में रख के आप क्या बताना चाहोगे कि जो इनिशियल इन्वेस्टर है, जो बिगिनर्स है, एक्चुअली क्या चीज़ें करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए? सी रिस्क है तो इश्क है, ठीक है, ये बहुत ही फेमस डायलॉग है, बट रिस्क आपको जो लेना है वो कैलकुलेटेड और लॉन्ग टर्म रिस्क लेना है। Yes. अगर आपके पास 100 रुपीज़ इन्वेस्ट करने के लिए है तो डोंट इन्वेस्ट 100 रुपीज़ डायरेक्टली इनटू द क्रिप्टो। आप अच्छा सा एक पोर्टफोलियो बना लीजिए जहाँ पे रिस्क, हाई लेवल ऑफ रिस्क, मिड लेवल ऑफ रिस्क, लो लेवल ऑफ रिस्क है, आपकी रिस्क कैपेसिटी कितनी है, वो हिसाब से आपको अपना इन्वेस्टमेंट एलोकेशन करना है। देखो रिस्क तो आज के टाइम में हर एक इन्वेस्टमेंट पे है, ठीक है, जितना ज़्यादा रिस्क आपको कहीं ना कहीं लोगे वहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट होने की संभावना भी है। बट जब भी आप कोई हाई रिस्क लेते हो तो वहाँ पे आपको खुद भी रिसर्च करना ज़रूरी है कि अगर आप किसी प्रोजेक्ट के में इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसका फंडामेंटल कितना स्ट्रॉन्ग है। जैसे हमने कोविड के टाइम देखा था, स्टॉक मार्केट जो क्रैश हुआ था, बट उसके बाद जो भी कंपनीज के फंडामेंटल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, वो कंपनी हमेशा उसने उसके बाद मल्टीपल वे में रिटर्न दिए थे। अगर आप उसको होल्ड करके रखते हो और आपको लग रहा है कंपनीज के फंडामेंटल्स अच्छे, कोई भी कंपनी ले लीजिए, आप स्टॉक मार्केट ले लीजिए, आप क्रिप्टो ले लीजिए, जिसके फंडामेंटल स्ट्रांग होते हैं वो लॉन्ग टर्म में हमेशा आपको फायदा देती है। इट इज जस्ट लाइक बैटिंग ऑन MS धोनी और बैटिंग ऑन सचिन तेंदुलकर। अगर एक पर्टिकुलर कुछ मैच में उसका फॉर्म नहीं चल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि खराब प्लेयर है, बस उसको एक दो मैच चाहिए रहती है लोगों को प्रूव करने के लिए व्हाई इट इज सचिन तेंदुलकर और व्हाई इज MS धोनी। सो इज द सेम लाइक द क्रिप्टो एंड द स्टॉक मार्केट। तो हमारा काम है कि MS धोनी को चांस तो दो खेलने के लिए। एक मैच में अगर खराब किया, अगर दूसरे से उसका चांस ही नहीं देंगे तो हमको पता नहीं चलेगा उसका एक्चुअल पोटेंशियल क्या है। तो कीप इन्वेस्टेड एंड लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन के हिसाब से सोचना पड़ेगा। अगर एक दिन में 10% रिटर्न मिल रहा है, दूसरे दिन अगर 15% माइनस चला गया, तो ऐसा नहीं है कि थर्ड डे वो और 25% नीचे जाएगा, हो सकता है कि थर्ड डे वो 40% ऊपर भी चला गया। तो सर थैंक यू वेरी मच, बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मुझे लगता है कि ऐड किया आपने हमारे इस वीडियो में। वंस अगेन थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग आवर इन्विटेशन एंड शेयरिंग सच ए वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन विथ अस। Thank you, sir. Thank you so much, Preetham. And first of all, thank you to all the viewers of Preetham, because the kind of the initiative जो Preetham ने लिया था to reach out, it shows कि how enthusiastic Preetham is for his viewers, and वो अपने viewers के लिए क्या value addition देना चाहता है। And I think जितने भी followers से मैं request करूँगा viewers को कि please आप ये उनके channel को subscribe करें और इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत ही अच्छा वैल्यूएबल और बहुत अच्छा डिस्कशन के अलग अलग टॉपिक्स पे जो है वो प्रीतम लेके आते हैं। सो डेफिनेटली यू शुड व्यू, सब्सक्राइब एंड प्रमोट हिज चैनल एज वेल। सब्सक्राइब। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच।